सभी को नमस्कार। मराठी भाषा परिचय 1 इस कोर्स के अंतर्गत आज हम मॉड्यूल 3.1 देखने वाले हैं, जो कि वीक 3 का है, यानी तीसरे वीक का ये लेक्चर नंबर 11 है। और इसमें आज हम देखने वाले हैं नाते संबंध व शरीराचे अवयव दर्शवणारे मराठी शब्द। नाते संबंध यानी जो नाते बनते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनसे जो नाते बनते हैं, उनके संबंध में हमें अलग अलग संज्ञाओं का प्रयोग करना पड़ता है, यानी अलग अलग नाम उनको देने पड़ते हैं। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो शरीर के विभिन्न अंग है, तो उसके बारे में भी आज हमें जानकारी लेनी है। तो आइए चलते हैं। आपण काय शिकणार आहोत, यानी आज हम क्या सीखने वाले हैं। एक तो है नाते संबंध दर्शवणारे शब्द, यानी जो भी रिश्तेदारी वाले शब्द है उसको मराठी में किस प्रकार से बोला जाता है, ये हम देखेंगे। शरीराचे अवयव यानी शरीर के अंग, शरीर के अंग कौन कौन से हैं तथा उन शब्दों को मराठी में क्या कहा जाता है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। और कपड़े आनी पोशाक। कपड़े का मतलब होता है जो कपड़े हम पहनते हैं या जो अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, और जो पोशाक वस्त्र बनते हैं, तो उनके अलग अलग जो पोशाक बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, तो उसको मराठी में क्या क्या कहा जाता है ये हम जान लेंगे, ताकि मराठी की हमारी जो वोकैबुलरी है सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए वो तैयार हो जाए। तो इस वीक में हम इस प्रकार की वोकैबुलरी बिल्डअप करने का कोशिश करेंगे, यानी इस प्रकार की वोकैबुलरी को विकसित करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीक में जो है सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखे। चलिए चलते हैं। तो पहले नाते संबंध जो है, रिश्तेदारों के संबंध में जो शब्द है वो इस प्रकार है। जैसे परिवार, तो परिवार के लिए मराठी में शब्द है कुटुंब, यानी फैमिली के लिए मराठी में कहा जाता है कुटुंब, कुटुंब। रिश्ता यानी रिलेशन के लिए मराठी में शब्द है नाते, नाते। रिश्तेदार यानी रिलेटिव के लिए, रिश्तेदार यानी रिलेटिव्स के लिए मराठी में शब्द है नातेवाईक, नातेवाईक। माँ या अम्मा, जिसको इंग्लिश में मदर कहा जाता है, तो इसके लिए मराठी में शब्द है आई, आई। आपने काफी हिंदी मूवीज में वगैरह भी ये शब्द बार बार सुना होगा। माँ को मराठी में कहते हैं आई, आई। पिता यानी अब्बा को, यानी फादर के लिए मराठी में शब्द है वडील, वडील। पुत्री या लड़की या डॉटर के लिए मराठी में शब्द है मुलगी, मुलगी। पुत्र या लड़का, जिसको इंग्लिश में सन कहते हैं, तो उसके लिए मराठी में शब्द है मुलगा, मुलगा। भाई या ब्रदर, उसके लिए मराठी में शब्द है भाऊ, भाऊ। तो वह मेरा भाई है, तो उसके लिए मराठी में वाक्य बन जाएगा तो माझा भाऊ आहे। वह मेरा भाई है तो माझा भाऊ आहे। सेंटेंस फ्रेमिंग हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम इन सभी शब्दों को देखते हैं। आगे चलते हैं। बहन यानी सिस्टर के लिए मराठी में शब्द है बहीन, बहीन, बहीन। मैं बार बार प्रोनाउंस कर रहा हूं ताकि आपको उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से आए। चाचा यानी अंकल के लिए मराठी में शब्द है चुलता, चुलता। लेकिन जब उनको पुकारते हैं तो उनको काका भी कहा जाता है, काका, काका। या चुलता जो रिलेशन है उसको पुकारने के लिए, संबोधन के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे काका। उसी प्रकार से अगर बड़ी बहन है तो उसको पुकारने के लिए हम संबोधन का इस्तेमाल करेंगे ताई, उसके लिए संबोधन का हम इस्तेमाल करेंगे ताई। चाची या आंटी, इसके लिए संबोधन है चुलती, चुलती। और चुलती बोला जाएगा उसको, लेकिन संबोधन जब आप करेंगे तो उसको बोला जाएगा
काकी, काकी यानी चुलती। दादा यानी ग्रैंडफादर, इनके लिए मराठी में शब्द है आजोबा। अब एक चीज हमें यहां पे ध्यान में लेनी होगी कि हिंदी में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, इनके लिए अगर वो पैटर्नल है या मैटरनल है तो अलग अलग शब्द हैं। जैसे अगर वो पिताजी के पिताजी है तो उसको यहाँ पे दादा कहा जाता है हिंदी बेल्ट में। हिंदी में पिताजी के पिताजी है तो उनको दादा कहा जाता है, जबकि मराठी में उनको आजोबा या आजा भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा लोकल लैंग्वेज में, ग्रामीण भाषा में उसको आजा भी कहा जाता है और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उसको आजोबा कहा जाएगा। यानी दादा को मराठी में आजोबा कहा जाता है। दादी को मराठी में आजी कहा जाता है। यानी जो पिताजी की माताजी होगी उनको मराठी में आजी कहा जाता है, यानी दादी को भी मराठी में आजी कहा जाता है। लेकिन हिंदी में अगर हम देखते हैं तो एक और शब्द आता है नाना। नाना शब्द जो है वो आईचे वडील यानी माता के जो पिताजी है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मराठी में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, अभी तो नाना को भी मराठी में आजोबा ही कहा जाता है। नाना को भी मराठी में आजोबा ही कहा जाता है। और नानी के लिए मराठी में दोबारा, जो कि आईची आई मतलब माँ की माँ है, तो उनके लिए भी मराठी में आजी शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के आपको इसमें भेद सामने आया होगा कि जिस प्रकार से दादा दादी नाना नानी होती है हिंदी में, तो मराठी में केवल आजी और आजोबा यही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो मैटरनल हो या पैटर्नल हो। तो आगे चलते हैं कि पति या हस्बैंड के लिए मराठी में पति भी कहते हैं, जैसे नवरा भी कहते हैं, और एकदम जो लोकल लैंग्वेज है या बोली है तो उसमें कभी कभी दादला भी कहते हैं। तो पति के लिए मराठी में 3 शब्द आते हैं, पति, नवरा और दादला। जो पुराना संत लिटरेचर है उसमें हम दादला शब्द का इस्तेमाल भी हमें देखने को मिलता है। पत्नी यानी वाइफ को मराठी में पत्नी भी कहा जाता है या बायको भी कहा जाता है। पत्नी या बायको भी कहा जाता है। सास यानी मदर इन लॉ के लिए मराठी में सासू शब्द का प्रयोग किया जाता है। सास यानी मदर इन लॉ को मराठी में सासू कहते हैं, सासू। ससुर के लिए यानी फादर इन लॉ के लिए मराठी में सासरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सासरा, या कभी कभी सासरे भी कहा जाता है, क्योंकि अगर उनके रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग हैं तो जो कजिन्स वगैरह होंगे उनके, तो उनके लिए सासरे शब्द इस्तेमाल किया जाएगा बहुत सारे। तो मैटरनल अंकल के लिए, मामा के लिए मराठी में मामा शब्द ही है, यानी मामा के लिए मामा ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मामी यानी मैटरनल आंटी के लिए मराठी में मामी ही शब्द है, यानी हिंदी और मराठी में मामा मामी शब्द एक जैसे ही है। भतीजा यानी नेफ्यू के लिए मराठी में पुतन्या शब्द है, पुतन्या यानी भतीजा, नेफ्यू। आगे चलते हैं, भतीजी निस के लिए मराठी में शब्द है पुतनी, पुतनी। जेठानी यानी सिस्टर इन लॉ के लिए मराठी में शब्द है थोरली जाऊ, थोरली जाऊ, यानी उसको ताई भी कर सकते कभी कभी आज के जमाने में। तो जेठानी के लिए मराठी में शब्द है थोरली जाऊ। और देवरानी है, अगर वो छोटी है सिस्टर इन लॉ, तो उसके लिए मराठी में शब्द है छोटी जाऊ। लेकिन जब संबोधन करते हैं तो उसको थोरली जाऊ, छोटी जाऊ ऐसा नहीं बोलते हैं, जनरली जाऊ ही कहते हैं। और उसको संबोधन के लिए बहन के तौर पर, बहन को जैसे पुकारते उसी प्रकार से उसको अक्का या ताई, इस प्रकार से इन शब्दों से उनको पुकारते हैं।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि जेठानी और देवरानी को बहन के जैसा ही अक्का और ताई इन संबोधनों से पुकारते हैं। दामाद के लिए यानी सन इन लॉ के लिए मराठी में शब्द है जावई, जावई। भांजा यानी नेफ्यू के लिए मराठी में शब्द है भाचा, भाचा। यानी जो भगवान श्री कृष्ण थे वो कंस के भांजे थे, यानी हम उसको बोलेंगे शब्द वाक्य के रूप में अगर बनाना है तो श्री कृष्ण हा कंसाचा भाचा होता, यानी श्री कृष्ण जो है वो कंस के भांजे थे। भाची यानी निस के लिए मराठी में शब्द है भाची, भाची। अगर स्टेप मदर है, मान लीजिए कि कोई सौतेली माँ है, तो उसके लिए मराठी में शब्द है सावत्र आई। सौतेले के लिए शब्द है सावत्र, सावत्र आई यानी सौतेली माँ, सावत्र आई यानी सौतेली माँ। बहुत सारे जो फॉकलोर या जो पुरानी कहानियां होती है, जो लोक कथाएं होते हैं, तो उसमें ये एक आदिबंध आता है कि बार बार की किसी की सौतेली माँ होती है, और इस प्रकार के कथाओं में ये चीजें आती हैं। पुत्र वधू यानी डॉटर इन लॉ जो है उसके लिए मराठी में शब्द है सून, सून। साला यानी ब्रदर इन लॉ के लिए मराठी में शब्द है मेवना, मेवना। तो उसको संबोधन के लिए दाजी भी कहा जाता है जब उसको संबोधित किया जाता है। पोता या ग्रैंडसन के लिए मराठी में शब्द है नातू, नातू। पोती या ग्रैंड डॉटर के लिए मराठी में शब्द है नात, नात। भाभी यानी सिस्टर इन लॉ के लिए मराठी में शब्द है वहिनी, वहिनी। जीजा यानी मेवने यानी ब्रदर इन लॉ के लिए फिर से शब्द है मेवने, यानी मेवना भी कह सकते हैं आप उसको, अगर ज्यादा है तो मेवने यानी प्लूरल में उसको मेवने बोलेंगे। बुआ यानी आंटी को मराठी में शब्द है आत्या, आत्या। कभी कभी उसको आत्याबाई भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगर कोई औरत विधवा है या विडो है तो उसके लिए मराठी में सेम शब्द है विधवा। जिस प्रकार से हिंदी में है उसी प्रकार से मराठी में भी विधवा शब्द है। विडोवर या विधुर के लिए भी विधुर ही शब्द है। वुमन या महिला के लिए मराठी में स्त्री या बाई इस प्रकार के शब्द आते हैं, स्त्री या बाई। आदमी के लिए या पुरुष के लिए, मैन के लिए मराठी में पुरुष या मनुष्य शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। जनरली पुरुष शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई दुल्हा है यानी न्यूली वेडिंग कपल है और उसमें से जो मेल कैंडिडेट है तो उसको दूल्हे के लिए मराठी में शब्द है नवरा या वर। अब ये वर जो है वो कोई भगवान के द्वारा दिया हुआ वरदान नहीं है, तो यहाँ पे इस वर का अर्थ जो है वो दुल्हा है, वर या नवरा। दुल्हन के लिए मराठी में शब्द है नवरी या नववधू, नवरी या नववधू। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ रिश्तेदारी दिखाने वाले शब्द देखे जिसके संबोधन क्या होते हैं वो भी मोटे मोटे तौर पे देखे। अब हम देखते हैं शरीराचे अवयव यानी शरीर के अंग। शरीर के अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें शुरुआत करते हैं केस, हेयर यानी बाल को मराठी में कहते हैं केस, बाल को मराठी में कहते हैं केस। सिर यानी हेड को मराठी में शब्द है डोके, डोके। उसको सिर भी कहा जा सकता है कभी कभी, लेकिन मराठी का जो टिपिकल शब्द है वो है डोके। अब ग्रामीण इलाकों में उसको डोसके, टकुरे आदि शब्द भी आते हैं, लेकिन जो प्रमाण भाषा का शब्द है वो है डोके। फोरहेड यानी माथे के लिए मराठी में शब्द है कपाल। ये जो इलाका है उसको मराठी में शब्द है कपाल। दिमाग
या ब्रेन के लिए मराठी में शब्द है मेंदू। दिमाग या ब्रेन के लिए मराठी में शब्द है मेंदू। आईज यानी आंखों के लिए मराठी में शब्द है डोळे। आंखों के लिए मराठी में शब्द है डोळे। डोळे एक है तो उसको डोळा कहेंगे, सिंगुलर में डोळा होगा यानी एक आंख, और दो है तो उसको बोलेंगे डोळे यानी प्लूरल में वो हो जाएगा डोळे। नाक यानी नोज को मराठी में नाक ही शब्द है, जिस प्रकार से हिंदी में नाक को नाकी कहेंगे। कान यानी ईयर को मराठी में कान ही शब्द है, कान। पलक या आईलिड्स जो है उसके लिए मराठी में शब्द है पापण्या। पापण्या, पापण्या। भौहे यानी आईब्रोज के लिए मराठी में शब्द है भुवया। भुवया। गाल या चिक्स के लिए, चिक के लिए मराठी में शब्द है गाल, यानी जिस प्रकार से हिंदी में गाल है उसी प्रकार से मराठी में भी गाल है। मुंह या माउथ के लिए मराठी में शब्द है तोंड। तोंड, तोंड। होंठ के लिए यानी लिप्स के लिए मराठी में शब्द है ओठ। ओठ, ओठ। दांत के लिए यानी टीथ के लिए मराठी में शब्द है दांत। जैसे हिंदी में थोड़ा अनुस्वार देके उसको बोला जाता है, लेकिन मराठी में वो शब्द है दांत, सिंपली दांत। टंग या जीभ के लिए मराठी में जीभ ही कहा जाता है, जीभ। गला या नेक के लिए मराठी में गड़ा शब्द है, गड़ा, गड़ा। कंधा या शोल्डर्स के लिए मराठी में शब्द है खांदा। खांदा, खांदा। छाती या चेस्ट के लिए मराठी में शब्द है छाती, जो कि सिमिलर टू हिंदी है। हैंड या हाथ के लिए मराठी में शब्द है हाथ। हाथ, जो कि हिंदी में हाथ होता है तो मराठी में उसको हाथ ही कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन फिर से एक बार, हाथ। कोहनी यानी एल्बो के लिए मराठी में शब्द है कोपर। कोपर। कोहनी के लिए मराठी में शब्द है कोपर। नेक्स्ट, उंगली के लिए यानी फिंगर के लिए मराठी में शब्द है बोट। ये जो उंगली है उसके लिए मराठी में शब्द है बोट। बोट। पेट के लिए यानी स्टमक के लिए, बेली के लिए मराठी में शब्द है पोट। पोट, पोट। पीठ या बैक के लिए मराठी में शब्द है पाठ। पाठ। जो रीढ़ की हड्डी है यानी बैकबोन है उसके लिए मराठी में शब्द है पाठीचा कणा। पाठीचा कणा। कमर या वेस्ट के लिए मराठी में शब्द है कंबर। कंबर। कलाई जिसके ऊपर हम घड़ी पहनते हैं यानी इसको व्रिस्ट वॉच कहते हैं, तो ये वाला जो इलाका है तो उसके लिए मराठी में शब्द है मनगट। मनगट, मनगट। भुजा यानी पूरा पूरा हाथ है तो भी उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं हाथ। हाथ। घुटना यानी नी के लिए मराठी में शब्द है गुड़घा। गुड़घा। टांग या लेग के लिए मराठी में शब्द है टंगड़ी, या फिर उसको सोफिस्टिकेटेड और लिखना चाहिए, वो जो होगा पाय। लेग को बोलते हैं पाय। पाय। एड़ी यानी हील के लिए मराठी में शब्द है टाच। टाच। दाढ़ी यानी बियर्ड को मराठी में शब्द है दाढ़ी। दाढ़ी। कोशिका या सेल्स जो हमारे शरीर के अंदर होती है या ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए मराठी में शब्द है पेशी। 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 हड्डी या बोन के लिए मराठी में शब्द है हाड़।
हार्ड। हृदय के लिए यानी हार्ट के लिए मराठी में शब्द हृदय ही है, यानी हिंदी और मराठी में हार्ट के लिए समान शब्द है। नेवल के लिए यानी नाभि के लिए मराठी में शब्द है नाभि या फिर बेम्बी। टिपिकल मराठी वर्ड है बेम्बी, बेम्बी। लहू या खून के लिए यानी ब्लड के लिए मराठी में शब्द है रक्त, रक्त। जीवित या लाइव जो व्यक्ति है उसके लिए शब्द है जीवंत, जीवंत। पंजा जो होता है यानी ये जो हाथ का भाग है पाम, तो इसके लिए मराठी में शब्द है तड़वा या तड़हात, तड़वा या तड़हात। उंगली या फिर टोज जो होते हैं, पैर की जो उंगलियां होती है उसको पायाचे बोट कहा जाता है, यानी पैर की उंगलियों को पायाचे बोट। ज्यादा है संख्या में तो उसको पायाची बोटे कहा जाएगा, यानी प्लूरल में उसको पायाची बोटे कहा जाएगा। अंगूठा जो है थंब, इसके लिए मराठी में शब्द है हाताचा अंगठा। अब हाताचा अंगठा क्यों कहा गया है? क्योंकि पैर में भी इस प्रकार का एक उंगली है तो उसको पायाचा अंगठा बोलेंगे, तो ये होगा हाथ का अंगूठा यानी हाताचा अंगठा। चमड़ी को यानी स्किन को मराठी में शब्द है त्वचा, त्वचा। खोपड़ी को यानी स्कल को मराठी में शब्द है कवटी, कवटी। नस या वेन को मराठी में शब्द है शीर, शीर। ठोड़ी या चीन को जो मराठी में शब्द है हनुवटी, हनुवटी, हनुवटी। नाखून या नेल्स के लिए मराठी में शब्द है नखे, नखे, नखे। गला या नेक के लिए मराठी में गड़ा या कंठ शब्द का प्रयोग किया जाता है, गड़ा, गड़ा। बगल या आर्मपिट के लिए मराठी में काख शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, काख, काख। कोई चीज अगर बगल में है तो इसका मतलब ऐसा इस प्रकार से वाक्य होगा काखेत असने, यानी बगल में होना। मांसपेशी जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं, उसके लिए मराठी में शब्द है स्नायु, स्नायु। सांस यानी ब्रीथ के लिए मराठी में शब्द है श्वास, श्वास, श्वास। जीवन यानी लाइफ के लिए मराठी में शब्द है आयुष्य, यानी जीवन भी कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है लेकिन टिपिकल मराठी शब्द है आयुष्य, आयुष्य। आत्मा के लिए या सोल के लिए मराठी में आत्मा ही शब्द है। मरना या मृत्यु के लिए, डेथ के लिए मराठी में मृत्यु ही शब्द है। रीबर्थ या पुनर्जन्म के लिए मराठी में पुनर्जन्म शब्द ही है। तो इस प्रकार से हमने कुछ शब्द देखे कि जो शरीर के विभिन्न अंगों से थे, तथा साहित्य में भी कभी कभी पुनर्जन्म, आत्मा ये शब्द आते हैं, तो उसके हिसाब से हमने उन शब्दों के भी मीनिंग्स या अर्थ देखे। अब हम चलते हैं कपड़े और पोशाक की तरफ। जो कपड़े हम पहनते हैं या जो पोशाक हम पहनते हैं तो उसके मराठी में मीनिंग्स कैसे होंगे? जैसे तौलिया है तो उसको तौलिया के लिए मराठी में टॉवेल शब्द आता है, टॉवेल जो कि इंग्लिश का ही शब्द है लेकिन मराठी में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और टॉवेल के लिए, तौलिया के लिए टॉवेल शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है। कमीज के लिए शर्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी उसको सदरा भी कहा जाता है लेकिन आज के ज़माने में मैक्सिमम तौर पर उसे शर्ट ही कहा जाता है। चादर या चद्दर के लिए मराठी में शब्द है चादर, चादर। कोट या शर्ट के लिए मराठी में अंगरखा शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, अंगरखा। दुशाला या अंगवस्त्र के लिए मराठी में शब्द है शाल, शाल। जैसे किसी का हमें सत्कार करना है या किसी को गौरवान्वित करना है तो हमें उसको अंगवस्त्रम देते हैं, तो मराठी में उसको कहेंगे कि शाल देना, यानी शाल देने। दस्ताने को मराठी में शब्द है हाथ मोजे, हाथ मोजे। जेब
जेब को मराठी में शब्द है खिसा, खिसा। पतलून के लिए मराठी में शब्द है विजार या पैंट। और ये पैंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो जिस प्रकार से इंग्लिश में है तो सेम टू सेम मराठी में पैंट शब्द लिखा जाता है, क्योंकि ए और अ वर्ण जो है वो मराठी में स्वीकृत है। पायजामा के लिए फिर से एक बार पायजामा या विजार ही शब्द है। बटन के लिए बटन ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। साफा जो हिंदी में होता है उसके लिए मराठी में पगड़ी या फेटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पगड़ी या फेटा, जो ज़्यादातर पुराने ज़माने में जो पहनते थे वो पगड़ी होती थी, और जो फेटा जो है वो टिपिकल इंडियन महाराष्ट्रियन टर्बन जो जिसको कहा जाता है उसको फेटा कहा जाता है। कोल्हापुरी फेटा यह फेमस है कि वो बांधते हैं किसी को अगर हमें गौरवान्वित करना है तो इट इज़ अ प्रेस्टीज इशू। आगे चलते हैं। रेशम को मराठी में शब्द है रेशिम, रेशिम। कपड़ा को मराठी में शब्द है कापड़, कापड़। गद्दा को मराठी में शब्द है गादी, गादी। जाली को मराठी में शब्द है जाड़ी, जाड़ी। दुपट्टे के लिए मराठी में शब्द है ओढ़नी, ओढ़नी। कभी कभी उसको दुपट्टा भी कहा जाता है। टोपी के लिए मराठी में टोपी ही कहा जाता है, टोपी के लिए मराठी में टोपी ही कहा जाता है। घूंघट के लिए मराठी में पदर शब्द है, पदर, यानी जो घूंघट लेते हैं वो पदर, पदर। घूंघट लेना यानी मराठी में उसका हो जाएगा पदर, पदर ओढ़ने, या फिर कभी कभार घूंघट भी इस्तेमाल किया जाता है। जामदानी को मराठी में शब्द है जमखाना या जामदानी भी बोला जाता है। रजाई के लिए मराठी में शब्द है रजई, रजई। सूत के लिए, सूत के लिए मराठी में शब्द है सूत। पट्टा या नाड़ा के लिए मराठी में शब्द है नाड़ी, नाड़ी, नाड़ी। तो इस प्रकार से हमने शरीर के अंग देखे और पोशाक के बारे में भी देखा। तो इन सब शब्दों का जायजा लेने के बाद हमें एक वोकैबुलरी बिल्डअप हो चुकी है। तो इसके ऊपर प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, नमूना प्रश्न। तो एक नमूना प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कंधा या शब्दाचा मराठी अर्थ सांगा। यानी कंधा इस शब्द का मराठी अर्थ बताइए। तो कंधा इस शब्द का मराठी अर्थ है, देखिए आप यहाँ पे डोळा दिया है तो डोळे का मतलब होगा आंख, डोके का मतलब होगा सिर, खांदा का मतलब होता है कंधा, और पापने का मतलब होता है आईलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सही पर्याय या योग्य उत्तर यानी सही पर्याय जो है वो है पर्याय 3 खांदा। कंधे का मतलब है खांदा। तो ये एक संदर्भ ग्रंथ आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से इस टॉपिक में आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।